गांव में बबलू और गुड्डू नाम के दो भाई रहा करते थे। बबलू गुड्डू से उम्र में बड़ा था और वो हमेशा गुड्डू से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करता रहता था। इस बात से उसके पिता हरिया बहुत चिंतित रहा करते थे। एक दिन बबलू गुड्डू से बगैर किसी बात के झगड़ा कर रहा था कि तभी वहां पर हरिया आ गया। मेरी समझ में नहीं आता बबलू, आखिर तुम्हें गुड्डू से क्या समस्या है? तुम हर छोटी छोटी बात पर गुड्डू से झगड़ा करते रहते हो। हाँ, आप तो गुड्डू का ही पक्ष लेंगे पिताजी, क्योंकि ये आपका लाडला बेटा जो है। ऐसी बात नहीं है बेटा, जितना प्रेम मैं गुड्डू से करता हूँ उतना ही प्रेम मैं तुमसे भी करता हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम्हारे दिमाग में इतनी नफरत भर कौन रहा है। झूठ मत बोलिए पिताजी, सच तो यह है कि आप गुड्डू को हमेशा से उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। आप हमेशा गुड्डू का ही पक्ष लेते हो। आप गुड्डू की बड़ी से बड़ी गलतियों को ऐसे नजरअंदाज कर देते हो जैसे कि उसने कोई गलती की ही नहीं, बल्कि कोई महान कार्य किया हो। अपने बड़े भाई और पिता की बहस को गुड्डू काफी देर से सुन रहा था। वह बबलू की ओर देखकर बोला, ऐसी बात नहीं है भैया, जब मैं कोई गलती करता हूँ तो पिताजी मुझे डांटते भी हैं, लेकिन बस मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपको मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है। आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ। मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ, समझा। मेरी माँ के मरने के बाद पिताजी ने तुम्हारी माँ से विवाह कर लिया। तुम पिताजी की संतान जरूर हो, लेकिन मेरे कोई भाई नहीं हो। बस बहुत हो गया बबलू, अब मुझे यह बताओ कि आखिर तुम गुड्डू से झगड़ा क्यों कर रहे थे? हमारे गांव की जमीन पर गुड्डू मुझसे बगैर पूछे एक ढाबा खोलने की तैयारी कर रहा था। उसे ढाबा खोलने के लिए मैंने ही बोला था। तुम तो कोई काम काज करते नहीं हो, और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। गुड्डू ही परिवार का खर्च उठाता है। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इसके टुकड़ों पर पल रहा हूँ? पिताजी, वो जमीन मेरी है, मैं उस जमीन पर गुड्डू को कोई ढाबा नहीं खोलने दूंगा। इतना कहकर बबलू क्रोधित होकर घर से बाहर निकल गया और गुड्डू अपने पिताजी की ओर देखकर बोला, अब आपको भैया से इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। पिताजी, आपने उनसे ऐसा क्यों कहा कि घर का खर्चा मैं ही उठाता हूँ? उनको कितना बुरा लगा होगा। तुम वाकई बहुत भोले हो गुड्डू। तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे बगैर बात के झगड़ा करता रहता है, और फिर भी तुम्हारे मन में उसके लिए इतना प्रेम और स्नेह है। वो मेरे बड़े भाई हैं पिताजी, उन्हें मुझसे झगड़ने का पूरा अधिकार है। भैया मन के इतने बुरे भी नहीं है पिताजी, उन्हें जरूर कोई मेरे खिलाफ और आपके खिलाफ भड़काता रहता है। मुझे याद है बचपन में जब मैं दूसरी कक्षा में था और भैया 5वीं कक्षा में थे, भैया मुझे कितने प्रेम से मेरी उंगली पकड़कर मुझे विद्यालय ले जाया करते थे। मुझे तुम पर गर्व है बेटा कि मुझे तुम्हारे जैसी संतान मिली। इतना कहकर हरिया ने गुड्डू को गले से लगा लिया। उधर बबलू क्रोधित होकर सीधा गांव के व्यक्ति रोशन के पास पहुंच गया। रोशन एक कपटी व्यक्ति था जो अंदर ही अंदर हरिया से बहुत जलता था। वो काफी वर्षों से बबलू के कान भर रहा था। बबलू को अपनी तरफ आते देख रोशन मुस्कुराता हुआ बोला, क्या बात है बबलू, लगता है अपने छोटे भाई गुड्डू से फिर से झगड़ा करके आए हो तुम। अब तो हद पार हो गई है रोशन चाचा। आज तो मेरे पिताजी ने ये तक बोल दिया कि परिवार का खर्चा भी गुड्डू ही उठाता है, मानो कि मैं कुछ करता ही नहीं। अरे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें साफ साफ समझा दिया कि तुम गुड्डू के टुकड़ों पर ही पल रहे हो। तुम उन दोनों के लिए बोझ हो। मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा रोशन चाचा, मैं अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अरे ऐसी गलती मत करना बबलू, अगर तुमने ऐसा किया तो गुड्डू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। समझो, वो तुम्हारे पिताजी की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। मत भूलो, हरिया की संपत्ति के असली वारिस तुम हो, ना कि वो गुड्डू। तुम्हारे पिताजी ने सबसे पहले तुम्हारी माँ से विवाह किया था भाई। आखिर पिताजी ने दूसरा विवाह क्यों किया? तुम्हारे पिताजी एक बहुत ही कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे, एक नंबर के चरित्रहीन थे। तुम्हारी माँ जब जीवित थी तो वो हरिया के स्वभाव से बहुत चिंतित रहती थी, और इसी चिंता में वो स्वर्ग सिधार गई। तुम्हारे पिताजी शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने गुड्डू की माँ से विवाह कर लिया, जिनका देहांत अभी 2-3 साल पहले ही हुआ है। तो फिर आप ही बताइए रोशन चाचा कि मैं क्या करूं? हरिया के जो वकील हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हरिया अपने वकील के पास वसीयत बनवाने के लिए गए हुए थे। ये बात मुझे वकील ने ही बताई, और जानते हो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति किसके नाम करवाई है? किसके नाम रोशन चाचा?
उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गुड्डू के नाम कर दी है भैया। ये बात मुझे उनके वकील ने ही बताई। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो तुम स्वयं जाकर वकील से पूछताछ कर सकते हो। अगर ऐसी बात है रोशन चाचा, तो फिर मैं गुड्डू को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। मेरे पास एक और उपाय भी है। कैसा उपाय रोशन चाचा? मैं तुमसे अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि वो वकील मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वो मेरे कहने पर वसीयत तुम्हारे नाम पलट देगा। पर इस बात का पता हरिया को कभी नहीं चल पाएगा। जब हरिया इस दुनिया से चला जाएगा तो सारी संपत्ति के वारिस तुम हो जाओगे। उसके बाद तुम गुड्डू को धक्के देकर बाहर निकाल देना। इस राज को तुम्हारे, मेरे और वकील के अलावा कभी कोई नहीं जान पाएगा। अगर तुम कहो तो मैं उस वकील से बात कर लेता हूँ। तुम्हारे पिताजी को पता भी नहीं चलेगा और वो वकील वसीयत में सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पलट देगा। तभी वहाँ पर रोशन की बेटी उषा आकर बोली, पिताजी आपको माँ बुला रही हैं। रोशन उषा की बात सुनकर वहाँ से चला गया। उषा बबलू की ओर प्यार से देखने लगी। दरअसल उषा और बबलू एक दूसरे से प्रेम करते थे। मैंने तुम्हारे और पिताजी के बीच की सारी बातें सुन ली हैं। तुम एक काम करो, कल पिताजी के साथ उस वकील के घर पर चले जाओ और वसीयत अपने नाम कर लो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, पिताजी मेरा विवाह तुमसे नहीं करेंगे। मैं कुछ समझा नहीं उषा, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम ही बताओ ना बबलू, कोई पिता उस लड़के से अपनी बेटी का विवाह क्यों करेगा जिसके हाथ में कुछ भी ना हो? और फिलहाल तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हारे छोटे भाई गुड्डू का है। उषा की बात सुनकर बबलू के चेहरे पर क्रोध आ गया और अगले दिन वह रोशन के साथ अपने पिता के वकील के पास चला गया, जो शायद उन्हीं का ही इंतजार कर रहा था। रोशन का फोन आ गया था बबलू कि तुम आने वाले हो। देखो भाई, मैं तुम्हारे पिताजी की वसीयत तुम्हारे नाम पलट दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी संपत्ति में से 20% हिस्सा चाहिए। 20%? कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। ये रकम तो लाखों में पहुंच जाएगी। अब देखो बबलू, तुम्हारे पिताजी ने सारी वसीयत तुम्हारे छोटे भाई के नाम कर रखी है। अगर तुम मुझे 20% नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं। 3 दिन बाद तो तुम वैसे भी सड़क पर आने ही वाले हो। अब मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। दरअसल तुम्हारे पिताजी को ब्लड कैंसर है और ये बात उन्होंने तुमसे और तुम्हारे छोटे भाई से छुपा रखी है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा वो 3 दिन के मेहमान हैं। रोशन बड़ी चालाकी से बबलू की ओर देखकर बोला, ये सोचने का समय नहीं है बबलू। इस वकील के मुंह पर 20% मारो और सारी वसीयत अपने नाम करवा लो। 3 दिन बाद तो तुम्हारा पिता वैसे ही मर जाएगा। रोशन की बात सुनकर बबलू बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोला, ठीक है, मैं आपको 20% देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ अपना अंगूठा लगा दो और टेंशन फ्री होकर अपने घर चले जाओ, ठीक है? वसीयत तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद ही सुनाई जाएगी। बबलू अंगूठा लगाकर रोशन के साथ लौट आया और 3 या 4 दिन के बाद अचानक हरिया की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। गुड्डू फूट फूट कर रोने लगा। सारे गांव वाले वहां एकत्रित हो गए कि तभी वो वकील वहां पर आ गया। गुड्डू, मैं तुम्हारे पिताजी का वकील हूँ। मैं यहाँ पर यह बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने संपत्ति किसके नाम की है। ये बात आप कल आकर बता देना। मैं अभी सुनने और समझने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं अपने पिताजी से बहुत प्रेम करता था, वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेला रह गया। देखो, ये मेरी मजबूरी है गुड्डू। तुम्हारे पिताजी का आदेश था कि उनके मरने के 2 घंटे बाद वसीयत पढ़कर सुना दी जाए। वसीयत के मुताबिक सारी संपत्ति उन्होंने तुम्हारे बड़े भाई के नाम कर दी है। इतना कहकर वकील वहां से चला गया, मगर गुड्डू को वकील की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फूट फूट कर रोता है। हरिया का अंतिम संस्कार बबलू ने किया। शाम के वक्त गुड्डू रोता हुआ जब घर पर आया तो बबलू क्रोधित होकर गुड्डू से बोला, पिताजी ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है गुड्डू। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तुम यहाँ से निकल जाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला कहाँ जाऊंगा? मेरा तो अब आपके अलावा संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे संसार में सिर्फ पिताजी थे जो अब चले गए, तो कृपा करके तुम भी यहाँ से चले जाओ।
ऐसा मत कीजिए भैया, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस घर में एक छोटी सी जगह दे दीजिए, मैं सारा जीवन उसी जगह में रहकर बिता लूंगा। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर बबलू ने गुड्डू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। गुड्डू रोता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन बबलू ने उषा से धूमधाम से विवाह कर लिया। गुड्डू 2 दिन तक भूखा प्यासा दूसरे गांव में भटकता रहा कि तभी उसे खेतों में बना हुआ एक घर नजर आया। गुड्डू वहां पर चला गया। वह व्यक्ति गुड्डू की ओर देखकर बोला, अरे मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम हरिया के ही पुत्र हो ना? हाँ। अब मेरा नाम सुखिया है। मुझे 2 दिन पहले ही पता लगा कि हरिया अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बबलू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। अरे आप तो मेरे पूरे परिवार को जानते हैं। इस घर को और इस खेत को देख रहे हो, ये घर तुम्हारे पिताजी का ही दिया हुआ है। हम सब तो सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे, तुम्हारे पिताजी ने ही हमें सहारा दिया। आज से इस घर और इस खेत के वारिस तुम हो। उस दिन के बाद से उसी घर में गुड्डू रहने लगा। वह दिन भर खेतों से मेहनत करके आता और शाम के वक्त घर पर सो जाता। उधर बबलू एक दिन शाम के वक्त जब अपने घर पर लौटता है तो उसने देखा कि रोशन और उसकी पत्नी उसी के बारे में बात कर रहे थे। बबलू चुपके से उनकी सारी बातें सुनने लगा। पिताजी, आपके कहने पर मैंने उस बबलू से विवाह कर लिया। अब तो सारी संपत्ति मैंने आपके नाम भी कर दी है। अब मुझे उससे छुटकारा दिलाइए। चिंता मत कर बेटी, मैं सही मौके की तलाश में हूँ। इस संपत्ति को हड़पने के लिए बरसों इंतजार किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी गलती मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दे। है? मैं तो ये उपाय सोच रहा हूँ कि बबलू को जड़ से खत्म ही कर दिया जाए। यह सुनकर बबलू बुरी तरीके से आश्चर्य में पड़ गया और क्रोधित होकर सीधा रोशन के सामने आकर बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रोशन। तो इसका मतलब पिताजी सही कहते थे। तुम हमेशा मेरे परिवार के खिलाफ मेरे कान भरते रहते थे। और उषा, तुम तो मेरी पत्नी हो। काहे की पत्नी? मैंने सिर्फ पिताजी के कहने पर तुमसे विवाह किया है। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं। ये घर मेरा है नहीं, तुम्हारा था। तुम्हें शायद याद नहीं कि तुमने उस वकील के यहाँ पर अंगूठा भी लगाया था और जायदाद हथिया ली थी। उसी वकील ने वसीयत पर तुम्हारा नाम नहीं बल्कि मेरा नाम लिखा था। रोशन और उसकी पत्नी उषा ने बबलू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। नंदी पछतावे के आंसू लिए हुए वहां से चला गया। उसे अपने पिताजी और छोटे भाई की बहुत याद आने लगी। कुछ दिनों तक बबलू ऐसे ही भटकता हुआ उसी जगह पर पहुंच गया जहां उसका छोटा भाई रह रहा था। अपने भाई को देखकर गुड्डू दौड़ता हुआ बबलू के पास पहुंच गया। अरे भैया, आपकी दशा इतनी बुरी कैसे हो गई? बबलू ने रोते हुए सारी घटना अपने भाई गुड्डू को बता दी। चिंता मत कीजिए भैया, मैं हूं ना। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया गुड्डू, और तुम? नहीं भैया, मैं बचपन से जानता था कि आपके खिलाफ मेरे कोई कान भरता है। आप मन के इतने बुरे नहीं हैं। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। कार के अंदर से हरिया का वकील निकलकर बाहर आ गया और बबलू और गुड्डू की ओर देखकर बोला, मैंने तुम दोनों को कहां नहीं तलाश किया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया। ईश्वर ने मुझे इसकी सजा दे दी है। मुझे भी तुम्हारे पिताजी की तरह ब्लड कैंसर हो गया है और मैं भी कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। मरने से पहले मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आपने बहुत देर कर दी वकील साहब। रोशन ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली है। आपने जो अंगूठा मुझसे लगवाया था उसका फायदा मेरी पत्नी और रोशन दोनों ने उठाया। ऐसा नहीं है बबलू, दरअसल हरिया जी ने तुम दोनों को अपनी आधी संपत्ति नाम की थी। आधी संपत्ति का वारिस गुड्डू आज भी है। रोशन ने सिर्फ तुम्हारे ही हिस्से की संपत्ति अपने नाम की है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बचपन से ही तुम्हारे पिताजी और छोटे भाई के खिलाफ तुम्हें भड़काता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी का विवाह भी तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए कर दिया। मेरे पास उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं। मैं पुलिस के सामने गवाही देने को तैयार हूँ। चलो मेरे साथ। बबलू और गुड्डू वकील के साथ पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन में वकील ने अपना जुर्म स्वीकार किया। रंजीत तो चाहता है वकील कि तुम्हें भी जेल की काल कोठरी में डाल दूं।
लेकिन ईश्वर ने तुम्हें इससे कहीं बड़ी सजा दी है। इसके बाद पुलिस रोशन के घर के लिए निकल गई। अरे पकड़ लो हवलदार ने। अरे 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 ऐसे कैसे घुसे जा रहे हो? अरे क्या गुंडागर्दी है भाई? अरे गुंडागर्दी तो अब हम दिखाएंगे कैसी होती है। अरे थाने ले चलो इन दोनों को। अरे साहब बताइए तो सही क्या बात है? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो ले दे के रफा दफा करते हैं ना, इतनी तकलीफ ना लीजिए आप। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देता है? अरे रुक तू, तेरे पे ऐसी धारा लगाऊंगा कि देखते हैं कि कैसे बाहर निकलता है। अरे रुक तू। पापा ये सब क्या हो रहा है? और मेरे पापा को कहाँ ले जा रहे हो? मैं बताऊं कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें तुम्हारे असली ससुराल। वहीं बैठकर बर्बाद करना तुम लोगों की जिंदगी। वकील जी, आपने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है। अब तुम्हारी बारी। जाओ अब निकलो यहाँ से। सही कहा है किसी ने, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अपना मुंह बंद करो, समझे? मैंने कुछ नहीं बोला। अरे चलो अब, सारी बातें यही करनी है क्या देवी? कुछ बातें थाने के लिए भी छोड़ दो। अरे ले चलो इन्हें। मेरे लिए फीमेल कांस्टेबल लाओ पहले, फिर यहाँ आना। उसका भी पूरा इंतजाम है। गाड़ी में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लाइव रिपोर्टिंग की जा रही है हेडक्वार्टर में। अब तो चल सकती हो ना? अरे ले चलो इन्हें। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने रोशन और उसकी बेटी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। बबलू और गुड्डू सगे भाइयों की तरह आपस में फिर से रहने लगे। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। हरिया का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी, न ही खाने के लिए कोई साधन। हरिया दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भरता। यह देखकर हरिया के माता पिता बहुत दुखी होते। हमारे पास ना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो कुंती, हमारा बेटा बहुत मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। हरिया ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वह ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हरिया हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ न दे रही हो, पर उसे यकीन था अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन हरिया लालाराम जमींदार के खेत में काम कर रहा था। लालाराम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। सोहन अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि लालाराम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। लालाराम को उदास देख हरिया तुरंत उसके पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक? आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। सोहन की बात सुनकर लालाराम को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में सोहन से बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहाँ से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। यह सब वक्त वक्त की बात है, सब किस्मत का खेल है। लेकिन इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हरिया की बात सुनकर लालाराम बहुत प्रसन्न हुआ। अरे हरिया, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद करता था तो वे हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी यह धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है।
और कभी बारिश की तरह परेशानियां आती हैं। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे हरिया, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए तो, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही जाए। हरिया, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, लेकिन हमारे गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे, तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ हरिया, अब तू ही बता, मैं अब क्या करूं? मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। हरिया ने कुछ देर सोचा और कहा, मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ हरिया, वह क्या तरीका है? हरिया ने लालाराम को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर लालाराम हैरान रह गया और हरिया से कहने लगा, अरे वाह हरिया, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तेरी यह योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है हरिया, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। हरिया फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन हरिया रामू और विनोद नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने लालाराम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूँ। पास के गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, बस उसी से अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूरी। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसी वजह से मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब लालाराम सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। लालाराम ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए तो मैं चलता हूँ। आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है, मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। हरिया वहाँ से जाने लगता है। तभी रामू और विनोद उसे रोक लेते हैं। अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। हरिया तुरंत उनके पास चला गया और बोला, धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले यह बताओ कि लालाराम हमारे बारे में क्या कह रहा था? सेठ जी, मैं पहले लालाराम सेठ के यहाँ काम करता था, पर वह बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं वहां दिन रात मेहनत करता था, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वह मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इसी बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? लालाराम ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ लालाराम से बहस हो रही थी, तब उसने मुझसे कहा कि पूरे गांव में उससे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। तो मैंने गुस्से में कह दिया
कि गांव के सबसे बड़े जमींदार रामू सेठ और विनोद सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लाला राम सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता, वह तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकता। रामू और विनोद हरिया की चापलूसी से भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन रामू अपने बेटे विनोद से बोला, विनोद बेटा, यह हरिया तो बहुत मेहनती है। यह अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। हरिया बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। हरिया ने रामू और विनोद का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम रामू और विनोद अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि हरिया इतनी देर तक भी काम कर रहा था। हरिया भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ। घर पर बूढ़े माँ बाप हैं। अगर काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊंगा। घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती हो हरिया। आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूँ। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है हरिया, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना। इसके बाद रामू और विनोद खेत को हरिया के भरोसे छोड़कर चले गए। अगली सुबह जब विनोद और रामू अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहाँ पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या यह जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, यह जमीन हमारी है। हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वह देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे जब पलटकर देखते हैं तो वहाँ उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। यह देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कहाँ से आ गई? अब बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो। और अब कह रहे हो कि यह क्या है? थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि ये सब क्या है। ये लाश यहाँ कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीब सोचनी शुरू की। तभी हरिया वहाँ आ जाता है। अरे सेठ जी, पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? हरिया देखो, पता नहीं कहाँ से हमारी जमीन में यह कंकाल आ गया है। मालिक, ये कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ हरिया, पता नहीं यह कंकाल यहाँ कहाँ से आया है और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने मारकर यहाँ गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सकें। तीनों को आपस में फुसर फसर करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो, जेल कौन जाएगा? थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर लेते हैं कि जेल कौन जाएगा। मैं बस 5 मिनट देता हूँ। जल्दी से फैसला करो, कौन जाएगा जेल? हरिया, रामू और विनोद थोड़ी दूरी पर जाकर धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे।
अब सोचिए, कौन जाएगा? हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। हरिया भाई, कोई उपाय सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सकें। मालिक, एक बात कहूं? इस कंकाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले जमीन में दबाया गया होगा। रामू फांसी की बात सुनकर पहले ही डर गया था और हरिया की बात सुनते ही उसने फटाफट पूरी कहानी हरिया को बता दी। क्या क्या कहा मालिक? आपने ये जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। रामू ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी हरिया को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद हरिया ने कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ हरिया भाई, क्या तरकीब है? एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बताइए कि यह जमीन सेठ लाला राम की है। आप उनसे बोलिए कि हमने तो कुछ महीने पहले ही यह जमीन बस काम करने के लिए उनसे ली थी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे हरिया, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि यह जमीन सेठ लाला राम की है तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ लाला राम को। और जब लाला राम जेल चला जाएगा तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन भी आपके ही पास रहेगी। वाह हरिया भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए और हरिया ने जो कुछ कहा था वही बात दोनों बाप बेटे थानेदार से कहने लगे। अच्छा, जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो? नहीं साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप हरिया से पूछ लीजिए। वह हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वह सेठ लाला राम के यहाँ काम करता था। बोलो हरिया, ये जमीन किसकी है? थानेदार साहब, ये जमीन सेठ लाला राम की है। रामू सेठ और विनोद सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। मैं कैसे मान लूं कि यह जमीन लाला राम की है? हमारे यहाँ के थानेदार तो कह रहे थे कि इस जमीन पर कोई केस चल रहा है और इस पर तुम्हारा कब्जा था, और अब तुम कह रहे हो कि यह जमीन लाला राम की है। सेठ लाला राम को बुलाने के लिए कहो। हरिया, तुम एक काम करो, जाओ और सेठ लाला राम को बुला कर लाओ। हरिया तुरंत जाकर सेठ लाला राम को बुला लाता है, परंतु लाला राम अपने साथ गांव के सरपंच को भी ले आता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग क्यों जमा हैं? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से एक कंकाल निकला है और अब ये लोग कह रहे हैं कि यह जमीन इनकी नहीं है बल्कि सेठ लाला राम की है। थानेदार ने सरपंच जी को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को फंसा देख रामू ने सरपंच से कहा, नहीं सरपंच जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर हरिया से पूछ लीजिए। हाँ सरपंच जी, ये जमीन सेठ लाला राम की है। साहब, हमने लाला राम के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाहते थे, लेकिन अब हमें यह जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम केस भी वापस ले लेंगे। थानेदार साहब, आप जाइए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। सरपंच के कहने पर थानेदार वहाँ से चला जाता है। फिर सरपंच ने लाला राम से कहा, अब बताओ, यह कंकाल यहाँ कैसे आया? तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा है? अरे साहब, यह तो नकली कंकाल है। इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन हड़प ली थी, तो मैंने और मोहन ने मिलकर यह तरकीब सोची ताकि इन दोनों से सच निकलवा सकें। लाला राम की बात सुनते ही दोनों बाप बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह हम दोनों की साजिश थी, इन लोगों के मुंह से सच निकलवाने के लिए। हरिया को इस योजना में शामिल देखकर दोनों बाप बेटों को समझ आ गया कि यह सब सेठ लाला राम और हरिया की मिली भगत थी। अब उनके पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और यह जमीन भी सेठ लाला राम को वापस दे देंगे। रामू और विनोद दोनों सरपंच और सेठ लाला राम से माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ाते देख लाला राम ने उन्हें माफ कर दिया। सरपंच ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और सेठ लाला राम ने अपना केस वापस ले लिया। लाला राम के केस वापस लेने के बाद सरपंच जी भी वहाँ से चले जाते हैं। धन्यवाद सेठ लाला राम जी, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है रामू, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। बस याद रखना, एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपनों के साथ कभी गलत मत करना।
बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में सेठ लाला राम ने हरिया की ईमानदारी और समझदारी से खुश होकर उसे जमीन का एक हिस्सा दे दिया और उसे जमीन का मालिक बना दिया। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक